नमस्कार। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी निकालने में। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स यानी मध्यवर्ती। ये कार्बोकैटायन हो सकते हैं, कार्बोनाइन भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन के स्थायित्व को में किस प्रकार से प्रेरणिक प्रभाव हेल्प करता है। कार्बोकैटायन क्या होते हैं? जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। कोई भी चार्ज स्पीसीज हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होता है तो वह उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कम होती है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि उदासीन होने की तरफ अग्रसर होते हैं। यानी कि जितना इनके ऊपर चार्ज कम से कम होगा उतनी ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब बात करते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का। 1 डिग्री कार्बोकैटायन में इससे साथ एक CH3 यानी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एल्काइल ग्रुप का लगता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 प्लस की तरफ डिस्प्लेस करेगा। यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ जाएंगे? CH2 प्लस की तरफ। यहाँ पर 2 डिग्री में 2 एल्काइल ग्रुप है और 3 डिग्री में कितने? 3 एल्काइल ग्रुप है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बोकैटायन को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट लगने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा फिर 2 डिग्री की और सबसे कम 1 डिग्री की स्टेबिलिटी होगी। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखो, सबसे पहले CH3 CH2 प्लस, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड Ca प्लस। यहाँ पर फर्स्ट में जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, यहाँ पर sp2 है और यहाँ पर sp। तो sp कार्बन जो कार्बन है परसेंटेज कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जब ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ? फर्स्ट वाले में, जिसमें sp3 कार्बन है, सेकंड में sp2। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता रखता है, जबकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। थर्ड एग्जाम्पल में तो 5 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है, 4th मेंबर रिंग पर और 3 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं कि जितनी छोटी रिंग होगी, तो यहाँ पर जब रिंग जितनी छोटी होती है यानी कि जितना स्ट्रेन होगा रिंग में, तो बॉन्ड एंगल जो अंदर वाला बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, तो बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बाहर वाला बॉन्ड एंगल जब ज़्यादा होगा तो उसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा। परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वह नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता रखता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज रखने की क्षमता उसमें कम से कम होगी। तो बड़ी रिंग में अगर बड़ी रिंग में पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बड़ी रिंग, क्योंकि बड़ी रिंग में बाहर का जो एंगल है वो छोटी रिंग से कम होता है, जिससे बाहर वाली रिंग में जो बाहर वाले बॉन्ड है उनमें परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा। परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होगी और पॉजिटिव चार्ज रखने की उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो एक तरह से याद रखना कि बड़ी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है और छोटी रिंग पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। 4th एग्जाम्पल है Ct3 प्लस, CD3 प्लस और CH3 प्लस में। यहाँ ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो ये तो अपन ने प्लस आई इफेक्ट में देखा था कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? Ct3 का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? Ct3। तो Ct3 सबसे ज़्यादा, फिर CD3 या फिर CH3 सबसे कम। अब दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन का मतलब है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनाइन।
यहाँ पर भी वही एग्जांपल ले रखे हैं, बस अपन ने चार्ज चेंज कर दिया है। फर्स्ट एग्जांपल 1 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री कार्बन आयन में एक CH3 ग्रुप है, यानी कि जितना ज़्यादा अगर नेगेटिव चार्ज होता है किसी स्पीसीज पर, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व उस पर ज़्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर भी स्पीसीज जो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, नेगेटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींच ले, और यहाँ पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम से कम करे, तो इस स्पीसीज को स्टेबलाइज करेगी, कार्बन आयन को स्टेबल करेगी। तो 1 डिग्री में केवल एक में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 डिग्री की तुलना में कम होगी, और 2 डिग्री में 3 डिग्री की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो 3 डिग्री में इस कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन आयन पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगने का यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, यानी चार्ज जिसमें ज़्यादा कम से कम होगा, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें कम से कम होगी, उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो अपन ने देखा था कार्बन के टाइम में कि जहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर Sp कार्बन आयन है, तो Sp में परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज आसानी से रह सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया ये वाला। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, तो सबसे कम होगा CH3 बॉन्ड CH2 माइनस। बात करते हैं अब थर्ड एग्जाम्पल की CH3 माइनस, CH3 माइनस और CH3 माइनस। चूँकि CH3 का अपन ने देखा था कि इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? CH3, फिर CD3 और फिर CT3 माइनस की। फोर्थ एग्जाम्पल में 3 मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज, 4 मेंबर रिंग पर और 5 मेंबर रिंग पर। तो जितनी छोटी रिंग होती है उसमें स्ट्रेन उतना ज़्यादा होता है, तो उसका परसेंटेज कैरेक्टर उसमें ज़्यादा, बाहर के जो बॉन्ड एंगल है, जो बाहर का बॉन्ड है उसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो यहाँ 3 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 4 मेंबर और फिर 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी में इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से हेल्प करता है? तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इस कार्बन की C डबल बॉन्ड O वाली जो कार्बोनिल कार्बन है उसका परसेंटेज कैरेक्टर, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाकी दोनों कार्बन से तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन की तुलना में। तो इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है, रिसोर्स क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ पे इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल जब एडिशन रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बोनिल कार्बन पर टेक करेगा तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जब जाएंगे तो ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, उस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। यह जो रिएक्शन होती है वो डिटरमाइनिंग स्टेप होती है और स्लो स्टेप होती है। अब जो दूसरी स्टेप होती है जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा जो पहले से रिएक्शन में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पर जुड़ता है और न्यूक्लियोफाइल किस पर जुड़ता है? कार्बोनिल कार्बन पर। चूँकि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जुड़ रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही आसानी से होगा। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटाल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एसिटाल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन में दो CH3 जुड़े हुए हैं, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो दोनों एल्काइल ग्रुप का प्लस का इफेक्ट लगने के कारण इस कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कम होगी बजाय एसिटाल्डिहाइड के। एसिटाल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप लगा है तो
यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक आसानी से होगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी अगर अपन देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, तो फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा, फिर एसिटाल्डिहाइड में, और सबसे कम कीटोन में कार्बोनिल कंपाउंड। तो यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है उसको निकालने के में भी इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प करता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को अपन लिखते हैं ROH। तो एल्कोहल्स की जब अपन रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार से रिएक्शंस होती है, जिसमें एक प्रकार की रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और एक प्रकार के रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ भी कि किस प्रकार की रिएक्शन होगी, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही हेल्प करता है। यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है 1 डिग्री कार्बन कंपाउंड, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है कि OH उस कार्बन से जुड़ता है जिसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, ठीक है। 2 डिग्री में OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ता है जिसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, 2 कार्बन जुड़े हो, और 3 डिग्री में उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की, कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आसानी से किस में टूटता है। तो फर्स्ट में जब देखें 1 डिग्री में, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक होने के बाद में 1 डिग्री कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। 2 डिग्री वाले अल्कोहल में वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो जो कार्बोकेटायन बन रहा है अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन अगर बन रहा है, तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग का ऑर्डर देखें, तो सबसे पहले कौन टूटेगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री में सबसे पहले, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री सबसे बाद में, क्योंकि इसका जो 1 डिग्री कार्बन का वो कार्बोकेटायन बन रहा है वो लेस स्टेबल होता है बाकी दोनों की तुलना में। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड टूटता है तो O- प्राप्त होता है, यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो ओपन ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये भी इधर ही डिस्प्लेस करेगा इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। 2 डिग्री में अगर बात करें तो 2 डिग्री में चूंकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घनत्व यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि यहाँ पर जो 1 डिग्री में एक ही तरह दे रहा था इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप, जबकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन घनत्व को CH के माइनस से जो कार्बन ये है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी क्षमता थोड़ी कम होगी, इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीजन से लेने की उसको जो ज़रूरत कम पड़ेगी। जबकि 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो कि इस कार्बन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है और भी वो जो ज़रूरत है वो और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन पर जितना ज़्यादा तो 3 डिग्री वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, यह डिस्प्लेस कम से कम होगा। और किसी भी स्पीसीज़ पर अगर नेगेटिव चार्ज रहता है या कोई भी चार्ज रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो 1 डिग्री में ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है आसानी से CH2 की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, जबकि 2 डिग्री में कम होता है और 3 डिग्री में बहुत ही कम, यानी कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो टूटने का ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री में सबसे कम। इसी को अपन दूसरे के एग्जाम्पल दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके में अपन दोनों को बिना बॉन्ड ब्रेक के अपन दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। उसके लिए अपन क्या करना है कि किसी भी बॉन्ड में जितनी ज़्यादा पोलरिटी होती है, किसी भी बॉन्ड में जितनी ज़्यादा ध्रुवता होगी, मतलब ध्रुवता का मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक पर नेगेटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो किसी भी स्पीसीज़ का अटैक उस पर आसानी से हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो जाएगा और बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। यहाँ पर अपन बात करें 1 डिग्री की। पहले 1 डिग्री में
इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर खींचेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री में एक CH3 से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और ये इधर देगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे इधर से, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा किधर से लेगा, हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी ज़्यादा होगी। 2 डिग्री में बात करें तो इस कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन दोनों एल्काइल ग्रुप का प्लस का इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे तो हाइड्रोजन की तरफ से लेने की ज़रूरत इसको कम होगी बजाय 1 डिग्री की। तो यहाँ पर जैसे 2 एरो मैंने यहाँ लगा दिया तो 2 एरो इधर। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डिग्री में। 3 डिग्री में इस कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो तीनों का प्लस इफेक्ट लगने के कारण यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर बढ़ेगी, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होंगे तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी जो ज़रूरत है वो और कम होगी, क्योंकि यहाँ से इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को मिल रही है, तो हाइड्रोजन से लेने की टेंडेंसी उसकी कम होगी। तो हम एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे 1 डिग्री में इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में केवल 1 एरो है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 3, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 डिग्री में आप देखो कि कार्बन की तरफ से भी 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ले रहा है, ये 2 एरो दिखा रखे हैं, और हाइड्रोजन से भी 2, यानी कि 1 डिग्री की तुलना में यहाँ पर 2 डिग्री में कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होंगे तो हाइड्रोजन से कम होंगे, हाइड्रोजन से कम जरूरत पड़ेगी। 3 डिग्री में आप देखो कि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तीनों का प्लस का इफेक्ट लगने के कारण यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होगा, तो हाइड्रोजन की तरफ से डिस्प्लेस कम होगा। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच की बात करूँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पोलैरिटी किस में है, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। यानी कि सबसे आसानी से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किस में टूटेगा, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। और अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किस में, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। तो आसानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड किस में टूटेगा, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। ये बात हो गई रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स कि एल्किल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है उसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से हेल्प करता है। तो आप देखो यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ AgNO3 में Ag प्लस Cl- के साथ रिएक्ट करके AgCl का अवक्षेप देता है, तो जो आसानी से अवक्षेप दे देगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो 1 डिग्री में जब रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसलिए अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊँ तो AgCl का अवक्षेप अपन को किस में प्राप्त होगा, 3 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, जबकि 2 डिग्री और 1 डिग्री में कोई अवक्षेप अपन को प्राप्त नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, 3 डिग्री की। 3 डिग्री आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, फिर 2 डिग्री और फिर सबसे कम 1 डिग्री की। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एसिडिक नेचर, एसिडिटी क्या होती है, हाइड्रोजन का निकलना। तो जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को निकाल दे प्रोटॉन के रूप में, H+ के रूप में हाइड्रोजन को निकाल दे, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल अपन ने लिया है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एसिटाइलिन 3D का ट्रिपल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड से, एक एसिटिलीन, एल्किन और एल्केन। यहाँ पर एसिटिलीन में जब प्रोटॉन को निकालते हैं अपन, H जब H+ फॉर्म में जाएगा तो इस कार्बन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो किस पे है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, क्योंकि इसका जो संकरण क्या है, sp संकरण, और इसमें कौन सा है, sp2, इसमें sp3। तो H+ फॉर्म में जब निकलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, और नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी वो कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा। तो फर्स्ट में Ha प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि Ha+ के Ha जब निकलेगा प्रोटॉन तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के ऊपर है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है।
फिर Hb की होगी, क्योंकि Hb के निकलने के बाद में जो कार्बन आयन बन रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 का जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो sp से कम लेकिन sp3 से ज़्यादा होता है, और सबसे कम होगी Hc की एसिडिटी। दूसरी बात की दूसरे एग्जांपल में एक 3 मेंबर रिंग से, एक 4 मेंबर, एक 5 मेंबर रिंग से। 3 मेंबर रिंग से अगर अपन बात करें तो Ha प्रोटॉन का निकलेगा तो 3 मेंबर रिंग पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर Hb निकलेगा तो 4 मेंबर पर नेगेटिव चार्ज। और ये अपन ने कार्बन आयन की जब स्टेबिलिटी पढ़ी थी उसमें भी देखा था कि छोटी जितनी छोटी रिंग होती है उसमें बाहर वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके बाहर वाले का बॉन्ड्स का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा। परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, और जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिव चार्ज को रखने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर 3 मेंबर यानी H प्रोटॉन की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, फिर Hb की और फिर Hc की। थर्ड एग्जांपल में देखो, थर्ड एग्जांपल में यहाँ पर टोलुइन है, यानी कि बेंजीन ए की जुड़ी हुई है CH2 माइनस CH3 से, तो CH2 माइनस H यानी HA को निकालने के बाद में जो CH2 माइनस बनेगा, क्योंकि HA निकलने के बाद HA प्लस के रूप में जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज के लिए एक ही बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, जबकि Hb जब निकलता है तो जो नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है वह 2 रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है बेंजीन में, और यहाँ पर थर्ड में Hc में जब निकलेगा तो 3 रिंग में ये डिलोकलाइज होगा, 3 बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होगा। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होने से मतलब है यहाँ के नेगेटिव चार्ज कार्बन से कम अवेलेबल होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो Hc को निकलने के बाद में जो कार्बन आयन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज होने के लिए 3 बेंजीन रिंग प्राप्त हो रही है, जहाँ पर डिलोकलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा